हाँ जी, चलिए ब्रेक खत्म। एक सफिशिएंट टाइम स्पैन ऑफ ब्रेक यू हैव रिसीव्ड। ठीक है, अब चलिए नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स समथिंग न्यू। हमने इको में अभी तक एक बड़ा चैप्टर दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, जो सबसे बड़ा चैप्टर था, वो फिनिश किया है। देखो, आप कॉपी लाए नहीं लाए, आपके पास क्या चीज अवेलेबल है, आप मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे बिल्कुल भी अब। लेकिन एक और बात, इन केस यू फील एनी सॉर्ट ऑफ अनइजीनेस और एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी, प्लीज डू लेट मी नो इमीडिएटली। any sort of uneasiness, any sort of difficulty, कुछ भी अगर आप फेस कर रहे हैं, प्लीज डू लेट मी नो इमीडिएटली, तुरंत मुझे बताएं। चलिए, अब आपका मुंह बंद, मैं बोलती हूं सिर्फ। चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड में हमने 5 यूनिट देखे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड को चलाने के लिए कई सारी थ्योरीज बनी हैं। उन सब थ्योरीज को लाइन से हमने देखा था, दैट इज मर्केंटाइलिस्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एचओ और न्यू ट्रेड थ्योरी। उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड को चलाने के 2 रास्ते हैं, आइदर गो फॉर टैरिफ मेजर्स और गो फॉर नॉन टैरिफ मेजर्स। हमें पता चला कि टैरिफ्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर इंपोर्ट ड्यूटीज, और हमने कई सारे टाइप्स ऑफ टैरिफ्स देखे, जिसमें से 2 मेन बात थी, स्पेसिफिक और एड वॉलरम, और उसी का कॉम्बिनेशन लगा लगा के हमने कई सारी बातें देखी थी। फिर जब तीसरे चैप्टर में आए तो उन्होंने बताया कि देखो, सब देश अपने आप से नहीं चलते, उनको चलाने के लिए उनके ऊपर एक बॉडी है WTO। लेकिन WTO तक आने से पहले क्या सिचुएशंस थी, ठीक है ना, गैट था, गैट क्यों नहीं चल पाया, गैट से पहले ITO क्यों फेल हो गया, ये सारी बातें मैंने आपको तसल्ली से बताई थी, ठीक है, कि भाई 1980 आते आते चीजें बदलने लगी, लोगों को समझ में आने लगा कि गैट से अब कुछ होने वाला नहीं है, हमें कुछ न्यू और ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि गैट केवल एक टेम्पररी एग्रीमेंट था। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको डिफरेंट करेंसीज में डील करना है तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। जैसे हमने देखा कि कुछ स्पॉट रेट्स, फॉरवर्ड रेट, क्रॉस रेट, व्हीकल करेंसीज, इस टाइप की बातें, बैंक रेट, कि भाई बैंक का बाइंग और सेलिंग रेट, इन सब चीजों की बातें कि कैसे करेंसी का एप्रोप्रिएशन होता है, दैट इज आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ठीक है, किसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मेरे देश की करेंसी अपने आप मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर नीचे होती है तो या तो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन, लेकिन अगर डेलिबरेटली या जानबूझ के गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करते हैं तो डिवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन, ठीक है। हमें पता चला कि कौन से केस में इंपोर्ट बढ़ता है, कौन से केस में एक्सपोर्ट बढ़ता है, कब पैसे का इनफ्लो अचानक से बाहर से हमारा बढ़ जाता है। फिर हमें यह भी पता है कि चीजें अपने आप मैनेज हो जाती हैं, कि जब अगर एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है और इंपोर्ट कम होने लगता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बढ़ने लगता है, तो हमारी करेंसी ऑटोमेटिकली वापस इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हमने आगे लास्ट में देखा FDI और FPI। हमने देखा कि द नेचर और इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैटर्स। इसका मतलब आपको पता, परसों एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, 10,000 करोड़ रुपए की मदद देने को इंडिया ने आश्वासन दिया है मालदीव्स को। मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस कभी से बहुत स्मूथ नहीं थे, तो
जब वहां के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको एक आश्वासन दिया एड का। हमने लिखा ये बात कि इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एड्स, याद है आपको, मदद। हम कह रहे चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लोन नहीं दे रहे हैं तुमको, हम क्या करें, तुम्हारी मदद करेंगे। कितने से मदद करेंगे? 10,000 करोड़ रुपए से तुम्हारी मदद करेंगे। फिर हमने देखा कि इंटेंशन मैटर करता है। अगर आपको कोई एसेट क्रिएट करनी है, उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, तब वो एफडीआई माना जाता है। लेकिन आप केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज के डिफरेंस का फायदा उठाने के लिए, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए अगर शेयर कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल में पैसे लगाते हो, तब वो एफपीआई कहलाता है। हमने देखा था कि कैसे कैसे एफडीआई में इंजेक्शन हो सकती है, मतलब कैसे कैसे बाय थ्रू ओपनिंग ऑफ सब्सिडरीज, इक्विटी इंजेक्शन। आप में से 2-4 लोग मेरे पास इक्विटी इंजेक्शन का डाउट लेके आए। तो इक्विटी इंजेक्शन का क्या मतलब है बेटा? हम उसके शेयर में पैसे लगा रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में। हमने देखा कि भाई जॉइंट वेंचर खोल लो, जॉइंट वेंचर नहीं चले तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशंस। फिर हमें पता चला कि हमारा देश कुछ चीजों में बाहर के देश से पैसा अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि सबसे पहले तो अगर किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग या लॉटरी भाई अगर तुम कराना चाह रहे हो, तो हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे। कसिनोज में अगर तुम पैसा लगाना चाहते हो तो हम अलाउ नहीं करेंगे। चिट फंड, निधि कंपनीज, टोबैकोज, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। मैंने आपको बताया कि अगर कोई काम मिस्टर ए को दिया गया है तो वो काम मिस्टर ए ही करेगा, वो किसी और को वो डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर नहीं करेगा। फिर हमने देखा कि जो काम मेरे देश के प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं है, वो काम बाहर के लोगों को भी अलाउड नहीं है। जैसे हमने देखा कि जिन चीजों में अभी तक प्राइवेट सेक्टर ने एंट्री नहीं किया, लाइक रेलवेज, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ नोट्स लिखा है, कहा कि 2016 में सबसे ज्यादा मॉरिशस ने, ठीक है, हाँ 1.86 तो ओएफडीआई था। वो इंडिया ने दूसरे देशों में जो इन्वेस्टमेंट की है, देखो उसका नाम है आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम तो एफडीआई की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा बाहर से आया मॉरिशस से, ठीक है, फिर सिंगापुर से, फिर नीदरलैंड से, फिर जापान से, फिर यूएसए से, ठीक है। उसमें भी हमने लिखा कि सबसे ज्यादा पैसा सर्विस सेक्टर में आया, सर्विस सेक्टर के बाद टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आया, ठीक है। और हमने 2016 में 1.86 बिलियन डॉलर्स बाहर इन्वेस्ट किए हैं। देखिए ये सारी बातें कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन याद तो रखनी पड़ेगी दोस्त। हम उस वक्त कितना भी कंफर्टेबल फील करें, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आज आपको भी मालूम है कि अगर हम कुछ थ्योरीज की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर 4 चैप्टर्स की और परत आ चुकी है और 4 और सब्जेक्ट की परत चढ़ी जा रही है दिन बर दिन। डेली 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, नई बातें पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें जो हमने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में पढ़ी थी उसका खो जाना कहीं ना कहीं बहुत नेचुरल सी बात है। तो अब हम एक काम करना शुरू कर रहे हैं बेटा। मैम वो काम क्या है? हमें कोई किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं है। हम डेली कोई भी इसी प्रकार से बस 5 मिनट लगा के एक यूनिट उठाएंगे और उसको थोड़ा ब्रश अप कर लेंगे, ठीक है, आप ही के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज तो चलो एफडीआई एफपीआई वाली बात हो गई, कल हम लोग अपना रिवीजन तो करेंगे ही, और एक बात, यही काम हम लोग जब ईआईएस पढ़ेंगे तो एसएम के साथ करेंगे। डेली एक चैप्टर उठाएंगे, उसको फटाफट से ब्रश अप कर लेंगे, क्योंकि अगर याद नहीं रहा तो आपका क्लास करने का भी कोई फायदा नहीं है, जब अल्टीमेटली आपने घर जाके ऐसे ऐसे ही बैठ के 3 घंटे बैठ के उसको रट्टा लगाना है। तो चलो बादल बना लो।
नई बात, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, पब्लिक फाइनेंस, यूनिट 1, fiscal functions, an overview. यार क्या बात है, पानी नहीं भिजाया इन्होंने अभी तक। यार ठंडा है? नहीं, अगर ठंडा है तो मत देना, नॉर्मल है तो एक घूंट दे दो बस, चलेगा। हाँ उबला हुआ भाई, हमारा वो एक ही घूंट है, एक घूंट चलेगा भाई बस, कोई बात नहीं। इसको तुम लोग नॉर्मल बोलते हो भाई। अप्रैल मई वाले बैच में भी हमें नॉर्मली गुनगुना पानी पीना होता है, मतलब जब 12-1-2 बजे वाला बैच होता है उसमें भी मजबूरन, लेकिन कोई बात नहीं, इट फील्स गुड, ठंडा पानी अच्छा होता है। लेकिन थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, और उनको ज्यादा अच्छा लगता है जिनको पीने नहीं मिलता है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी 1 घंटा बाहर रख के पीते हैं फ्रिज में। हाँ फ्रिज से आपको पता है, जब भी टॉपर्स का कोई गेट टुगेदर होता है ना, और कभी हम कहीं बाहर जाते हैं सब लोग एंड वी ऑर्डर समथिंग, तो ना सर सबका सुनते हैं पहले क्या ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे किसी ने बोला कि डिजर्ट में विल हैव आइसक्रीम, सर ऐसे देखते हैं, कल आपकी क्लास नहीं है? कहे है तो फिर गुलाब जामुन खाइए गरम, ठीक है। मतलब पहले तो ऐसा था कि जब नए नए आए थे ना, सब लोग ना ऐसा बुली करने की कोशिश करते थे, मतलब ना देखो खट्टा नहीं खाना होता है, ठीक है, गला खराब हो जाएगा, और अचार वचार अगर खाते हो तो वो भी बंद कर दो। ये सबसे एकदम मुझे ऐसा 6-7 महीने तो ऐसे फील होता था जैसे पता नहीं अगर मैंने अचार खा लिया तो कल गला चौक, और आपके दिमाग से भी उड़ जाएगा कि आपने पढ़ाना क्या है। सब बकवास बातें, फर्क पड़ता है लेकिन इतना भी नहीं पड़ता है। चलिए, हाँ आइसक्रीम से पड़ता है, बहुत जबरदस्त पड़ता है। you guys are lucky you can have those things. कर लो, चलो कोई बात नहीं, सुबह से बैठे हो तुम ऐसे करके। हाँ अच्छा, एक बात, ये अचानक से कहाँ से आ गया था? तो और तो ठीक है यार, तो ये हवा क्यों निकल जाती तुम्हारे बीच में? तो और तक तो ठीक है, फिर बीच में हवा निकाल दो जबरदस्ती की। हाँ ऐसी वाली, चलो हो गया। हाँ विद्याधन को आपके बैच में था, मतलब अब नहीं आता है? अच्छा है भाई, मतलब अब आता नहीं है, ठीक है। हाँ कैसे? अच्छा अब ठीक है, चलिए। नाउ वी हैव द रीजन, विल गेट इनटू दिस मैटर। ओके हाँ जी, यहाँ आए बेटा, हो गया ना? चलो अब यहाँ पे बात है पब्लिक फाइनेंस की, चैप्टर नंबर 2 विथ 4 यूनिट्स। चैप्टर नंबर 2 बहुत ही आसान है बेटा। अब कई सारी ऐसी बातें जो अब हमें एक्चुअल इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन ऑफ नॉलेज टेस्ट करेंगी। इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमारा बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स था उसकी कोई बहुत चर्चा नहीं हुई कि भाई बताओ कि डिमांड में क्या असर पड़ रहा है, सप्लाई में क्या असर पड़ रहा है, बताओ कि कहाँ पे हमारा फंड का इंजेक्शन है, कहाँ पे लीकेज है। ऐसी कोई बात हमने नहीं की। हम सिंपल बात कर रहे थे ब्रॉडर वे में कि जब देश को लोग आपस में, 2 देश चलाते हैं अपने आप के बीच का ट्रेड, तो क्या होता है। लेकिन यहाँ पर
अब हमें एंटर करना है इन शॉर्ट सम सॉर्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थिंग्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट दोज थिंग्स इज पब्लिक फाइनेंस। बेटा पब्लिक फाइनेंस का इस पूरे चैप्टर का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन है कि कैसे गवर्नमेंट अपने देश के फाइनेंशियल स्थिति को संभालने की कोशिश करती है जिससे एक स्टेबिलिटी मेंटेन रख सके। जैसा हम अभी मैं एक छोटी ओवरव्यू बातें बता रही हूं, जैसे कैसे किसी गुड्स के अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन से मेरा मार्केट अफेक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल हर दिन न्यूज में आता है कि किसानों ने प्याज सड़क पे फेंक दी, उनको उसका दाम नहीं मिल पा रहा था इसलिए, तो हाँ आलू फेंक दिए, बैंगन फेंक, जो भी XYZ। तो ये क्या है, अब गवर्नमेंट को देखना है कि कैसे मैं अपने देश में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलूं और उसके लिए मैं कहां से पैसे लाऊं और कहां कहां उस पैसे का सही इस्तेमाल करूं, कैसे उस पैसे का आना या जाना रोकूं जिससे मेरे देश में एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। बोलो ठीक है। अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, इसका ओवरव्यू। यूनिट का नाम ही है फिस्कल फंक्शन ओवरव्यू। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी। अभी हमारे मन में आता है कि भाई फिस्कल का मतलब होता है द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू मनी। जब भी हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसीज की, तो इसका मतलब वो चीजें, वो पॉलिसी जो किसी भी प्रकार से पैसे के लेन देन पे, पैसे के आने जाने पे, पैसे के यूज पे असर करती है, उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। लेकिन जब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि नहीं भाई, फिस्कल पॉलिसी अलग होती है और मॉनेटरी पॉलिसीज अलग होती हैं। तो मैम अभी हम क्या समझ लें, अभी आप ये समझिए कि कैसे, एक लाइन में आपको इस चैप्टर का मैं मतलब समझा दूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी देश की गवर्नमेंट का क्या रोल है उस देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में, वो कैसे अपने देश के मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकती है विदाउट मच फ्लक्चुएशन। ठीक है कि भाई मेरे काम भी अच्छे से चलते रहें और मेरी स्थिति भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। बोलो ठीक है। तो इसके लिए इस चैप्टर ने हमें बताया कि गवर्नमेंट के पास केवल 3 काम हैं। अगर गवर्नमेंट ये 3 काम कर लेगी तो गवर्नमेंट अपने इंटेंशन को फुलफिल कर सकती है। बोलो ठीक है। तो मैम वो 3 काम क्या है? वो 3 काम है एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अगर गवर्नमेंट इन तीनों फंक्शंस को अप्लाई कर लेती है सही से, तो गवर्नमेंट मेरे देश के फिस्कल फंक्शंस को मैनेज कर सकती है। देखो अभी तक आपको लग रहा था कि यार इकोनॉमिक्स तो वही है जो हमने पहले पढ़ा है। आपने जो बात पढ़ी है वो इसमें आप लागू करोगे। बात समझ में आ रही मैंने क्या कहा? जो आपके पुराना जो बेसिक नॉलेज है वो इन नई बातों पे अप्लाई करना है। वो कोई भी बात एकदम नेशनल इनकम को छोड़ के, वो तो पूरा ही 11th-12th है, बाकी तीनों चैप्टर्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप कह सकते हो कि वो तो हमने पूरा ही पढ़ा हुआ है। तो 3 फंक्शंस, ये क्वेश्चन आपको पता है, इतने होशियार हैं हमारे इंस्टीट्यूट वाले कि एक बार एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट। तो इसका मतलब आपको पूरा चैप्टर पूछा एक क्वेश्चन में कि कितने, आपको रोल तो बताना है, रोल कितना है? 3, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। 40 नंबर है, 16 चैप्टर हैं। तो अंदाजन ऐसा सा भी कुछ करते हैं। तो शुरू करें। बार बार मैंने आपको एक बात समझाई है, जो नाम है
वही काम है। तो सबसे पहला फंक्शन है, एक एक करके आराम से पढ़ना है। मैम हम लिखे नहीं, कौन सा फंक्शन? एलोकेशन फंक्शन। बेटा ध्यान से सुनना है, गवर्नमेंट एलोकेशन फंक्शन में ये बात को सोचती है कि कैसे कैसे मैं अपने कम से कम रिसोर्सेस को किस ढंग से एलोकेट करूं जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका आउटपुट आ सके और कम से कम मेरे रिसोर्स की वेस्टेज हो। बात को ध्यान से सुनना है। एलोकेशन फंक्शन क्या कहता है? ये गवर्नमेंट के ऊपर है। क्या ऊपर है गवर्नमेंट के? कि भाई मुझे डिसाइड करना है कि मैं कैसे अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको मैं कहां कहां पे एलोकेट करूं जिससे मेरे देश को मैक्सिमम आउटपुट अचीव हो सके और कम से कम वेस्टेज हो सके। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये हम हैं। हम मतलब कौन सा सेक्टर? और ये पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर मतलब जहां पे गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व है। हम ये नहीं कहेंगे गवर्नमेंट ही है, हम कहेंगे गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व है। अब ध्यान से सुनना बेटा एक बात, कुछ नहीं है इन फंक्शंस में। मैं अगर एक्चुअली चाहूं तो 10 मिनट में आपको समझाऊं और चैप्टर खत्म, लेकिन ऐसा करूंगी नहीं। मैं एक एक फंक्शन समझेंगे, लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जैसा आप पहले चाहते थे। ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं एक प्राइवेट बंदा हूं तो क्या मुझे देश की भलाई की बहुत कोई फिक्र है? नहीं है भाई। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मुझे मेरा फायदा मिले। क्या ठीक बात है? इसका मतलब मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, यही तो बात हो रही है ना एलोकेशन की, कि मैं अपने पास हुए रिसोर्सेस को ऐसे कहां पे लगाऊं जिससे मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट या आउटपुट मिले। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप बीइंग अ प्राइवेट सेक्टर, बेटा प्राइवेट सेक्टर कौन है? हम आप जैसे इंडिविजुअल्स। वो क्या सोचेगा कि भैया वहां लगाओ पैसा जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट आता हो। बोलो बोलो ना। अगर तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम्हारे पास पैसा है इन्वेस्ट करने को, तो तुम क्या सोचोगे कि भाई ऐसी जगह लगाओ जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट आए। लेकिन भाई मैं तो गवर्नमेंट हूं, मैं क्या सोचूंगा कि ऐसी जगह पैसा लगाओ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट हासिल कर सके। इसका मतलब ध्यान से सुनना है, इसका मतलब whenever we talk about what प्राइवेट सेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे भाई? प्राइवेट सेक्टर कहां पैसा लगाना चाहता है? प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर, मतलब जहां से प्राइस ज्यादा मिलता हो वहां से पैसा लगाना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट कहां पैसा लगाना चाहती है? बताओ। पब्लिक सेक्टर, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा सके। तो इसका मतलब क्या? अब देखो एमसीक्यू में या कमेंट क्वेश्चन में क्या कंपोजिशन आपसे पूछेंगे कि एलोकेशन फंक्शन इज मार्केट डिटरमाइंड, दैट इज डिपेंड अपॉन। मैम इसका मतलब ध्यान से सुनना है बेटा, अगर मैं एक प्राइवेट सेक्टर हूं तो मैं वही पैसा लगाऊंगा जहां डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल सके। और ये कौन सा डिटरमाइंड है? गवर्नमेंट डिटरमाइंड। गवर्नमेंट डिटरमाइंड का मतलब जहां पर मेरा इंटेंशन क्या है? मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को देने का। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि भाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म प्लस गवर्नमेंट मैकेनिज्म, या इट इज मार्केट डिटरमाइंड प्लस गवर्नमेंट डिटरमाइंड। इसका मतलब अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से सोचूं तो वो लोग मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए पैसा लगाएंगे, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के हिसाब से सोचूं तो वो लोग इकोनॉमी की कंडीशन
या मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट के लिए पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन कोर इंटेंशन ऑफ एलोकेशन फंक्शन? बताओ कि भाई टू allocate the limited resources in such a manner that the maximum output can be achieved and benefit can be provided to maximum of the people. But from the point of view of private sector, कहाँ पैसा लगाएंगे? मार्केट के डिमांड सप्लाई को देखते हुए। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट को देखूं तो सोशल मैकेनिज्म या फिर गवर्नमेंट डिटरमाइंड मैकेनिज्म जो कहता है कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट देना है किसको? पब्लिक सेक्टर को। बोलो ठीक है, ठीक है। अब बेटा एक बात, कुछ शब्द जैसे कलेक्टिव गुड्स सुना है? पहले सुना है? नहीं, हाँ नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही मानती हूं कि नहीं सुना है, मुझे बताना है। बेटा कलेक्टिव गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो बहुत सारे लोग इकट्ठा एक समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सामान को कहते हैं कलेक्टिव गुड्स। ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एसी चल रहा है, तो अगर एसी चल रहा है तो वो एसी क्या है कि भाई वो एसी अगर चल रहा है तो एक समय पे कई सारे लोग उस एसी की ठंडक को फील कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कलेक्टिव गुड्स। अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट का हमेशा इंटेंशन होता है कलेक्टिव गुड्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकेंगे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो हमेशा कलेक्टिव गुड्स से दूर भागता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिविजुअली खरीदें। ठीक है, तो आपको कुछ बातें, अगर एलोकेशन फंक्शन पढ़ना है तो आपको दो बातें याद रखनी होंगी। मैम दो बातें कौन सी? बात नंबर 1, इसका रोल क्या है? तो इंटेंशन क्या है? कम से कम रिसोर्सेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह पे लगाओ जिससे मैक्सिमम आउटपुट आ सके। लेकिन हमें पता है कि इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कहता है मैं तो मार्केट की डिमांड सप्लाई को समझ के प्राइस मैकेनिज्म पे पैसा लगाऊंगा जहां पे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं तो ये लोग हमें कहते हैं कि भाई हम तो कलेक्टिव गुड्स पे पैसा लगाएंगे। बोलो अब थोड़ा सा लिंकेज बैठ रहा है, क्योंकि कलेक्टिव गुड्स वो गुड, जैसे अब डैम है, डैम क्या है? अब समझ में आ रहा है? क्योंकि उससे जो पानी स्टोर होगा वो इरिगेशन के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे उसको यूज कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि एलोकेशन फंक्शन वैसे तो दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर इसको कलेक्टिवली देखा जाए तो इट इज मार्केट डिटरमाइंड प्लस गवर्नमेंट डिटरमाइंड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मार्केट की तरफ भागता है और गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए भागता है। इसको एक अदर वर्ड्स में भी बोल सकते हैं कि भाई देखो, अगर मुझे इकोनॉमी चलानी है तो मेरे पास दो स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, पैसा कहां से आएगा उसके बारे में सोचना, और दूसरा उस आए हुए पैसे को मैं कहां कहां लगाऊंगा वो सोचना मेरा काम है। किसमें? एलोकेशन फंक्शन में। बोलो ठीक है। 3 बातें हमें याद रखनी। पहला, द रोल, आइदर मार्केट डिटरमाइंड और गवर्नमेंट डिटरमाइंड। मेरा जो इंटेंशन है वो क्या है? पैसा कहां से आएगा, दैट व्हाट गुड्स। देखो हमें पता है कि गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्स है ना। बचपन से हम ये बात को देखते आए हैं कि भाई गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कमाती है टैक्सेशन या और टैक्स या कुछ ड्यूटीज से, है ना, पेनल्टीज, फाइन्स। तो अब मुझे देखना है कि अब देखो, अब हम लोग सब लोग कौन बन गए हैं? गवर्नमेंट। अब हमारा जो रोल है वो रोल क्या है कि अब हमें चेक करना है कि अगर मुझे मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए
तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको मुझे टैक्स करना चाहिए। दूसरा, उन एरियाज के ऊपर कितना कितना टैक्स करना चाहिए। आपने देखा कि एवरी एरिया हैज डिफरेंट टैक्सेशन पॉलिसीज। और तीसरा, उस टैक्स से आए हुए पैसे को मुझे कहां कहां आगे यूज करना चाहिए। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एलोकेशन। बोलो ठीक है, ठीक है। तो बताएं जरा, व्हाट इज द मेन एम ऑफ एलोकेशन फंक्शन। लिमिटेड रिसोर्सेस, मैक्सिमम आउटपुट। दूसरा, आइदर मार्केट डिटरमाइंड और गवर्नमेंट डिटरमाइंड, दैट इज आइदर प्राइस मैकेनिज्म पे बेस्ड है या गवर्नमेंट मैकेनिज्म पे बेस्ड है। तीसरी बात, कौन सी चीज को टैक्स करना है, किस रेट पे टैक्स करना है और उस पैसे को कहां लगाना है। लेकिन एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि परफेक्ट एलोकेशन इज अ मिथ। मैम वो छोड़ो, मिथ का मतलब बताओ, लाइन छोड़ो, आप क्या है। मिथ का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जो वहम है, झूठ है, छलावा है, और इससे आगे मुझे नहीं आता। ठीक है यार, आपको पता है कि अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। ध्यान से सुनना है बेटा, प्लीज 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 इधर देखें। मैंने कहा कि परफेक्ट या एप्रोप्रिएट एलोकेशन इज अ मिथ। मतलब परफेक्ट एलोकेशन नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों नहीं है बेटा? क्या आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इस चीज को अचीव किया है कि जितना पैसा आया एप्रोप्रिएटली वहीं लगाया कि जिससे मुझे आउटपुट हो गया? तो एक बात बताओ कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या कभी भी इन्फ्लेशन या रेसेशन जैसी चीज दुनिया में होती? एप्रोप्रिएट एलोकेशन का मतलब क्या? जितनी जरूरत है उतना बना के तुमको दे रहे हैं। इसका मतलब कभी भी रेसेशन या इन्फ्लेशन की तो बात ही नहीं होती। इसका मतलब आप ये भी बात जरूर लिखना कि परफेक्ट एलोकेशन या एप्रोप्रिएट एलोकेशन केवल परफेक्ट कंपटीशन में हो सकता है। और आपको बचपन से सिखाया है कि परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें एप्रोप्रिएट एलोकेशन की तो कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, उससे पहले मैं एक सवाल पूछूं, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं देखी है? मैम थी तो ठीक है, मतलब यू साइंस, मतलब या तो साइंस वाले बच्चे, और मैम वो लोग भी आते हैं क्या जो थी लेकिन आती नहीं है? वाले भी अगर आते हो तो भी हम लोग उसमें 2 4 5 और 10 बढ़ जाएंगे। हाँ, वो लोग भी आते हैं उसमें। हाँ, कि मैम थी लेकिन थी, बस हमें नहीं मालूम क्यों थी लेकिन थी। तो बेटा ध्यान से सुनना है, एक मिनट प्लीज। आई एम बेसिकली टॉकिंग फॉर दोज टू, क्योंकि देखो अभी जो मैंने कहा परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ मिथ या डिमांड सप्लाई वाला जो फैक्टर है, तो मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूं जिन्होंने अगर इकोनॉमिक्स पहले नहीं देखी है। तो बेटा आप में से उसमें से कितने बच्चे जो अभी फर्स्ट ग्रुप की क्लास ले रहे हैं? यार मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगी कुछ, ठीक है? मैं, तुम हंस क्यों रहे? मैंने बोला कुछ? मैंने बस बोला कि मैं कमेंट नहीं करूंगी कुछ, ठीक है? हमारे कमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है? तो इन केस you feel any sort of difficulty in understanding what I am saying, अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूं, तो आप प्लीज इको की क्लास के बाद या आपका टैक्स जब खत्म हो जाए तो आप मेरी इको की क्लास के बाद हम बैठ सकते हैं और जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से आपको जो टर्म्स अगर समझ में नहीं आ रहे हैं हम उसके ऊपर डील कर सकते हैं, ठीक है? इससे ज्यादा आई कैन नॉट डू एनीथिंग। यहां मैं अपने स्पीड से पढ़ा रही हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई बेसिक में आप फंसते हैं तो बेटा क्लास के बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग, आप जितने लंबे समय तक चाहेंगे हम बेसिक में डील कर सकते हैं, ठीक है? फेयर इनफ। चलिए,
अभी हमने क्या बात की बेटा? परफेक्ट एलोकेशन इज अ मिथ। इसका मतलब हम ऐसा चाहते जरूर है कि हमारे रिसोर्सेस को हम बेस्ट से बेस्ट जगह लगाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता होगा? आपकी वजह से बताओ। हाँ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है कि चाह के भी सबको सेटिस्फाई हम नहीं कर सकते। एक मिनट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑल्टरनेशन। अच्छा सुनो, इधर देखो, मैं याद कराती हूँ आपको कैसे याद रख सकते हैं। ये हमारे देश का नक्शा है। इधर फिर बकवास, 1 सेकंड लगेगी, मैं छोड़ दूंगी। देखो यहाँ पे आज से कुछ साल पहले, आज से करीब 18-20 साल पहले कुछ स्टेट्स एक साथ इधर उधर डिवाइड हुए थे, आपको याद है? जैसे बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। 1 मिनट, अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश। सुनो बेटा, इस बात को सिर्फ अगर आप थोड़ा सा माइंड में लाओगे ना, कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनना। बेसिकली मैं और इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि आई वॉज इन दिस वन ऑफ दो स्टेट्स। आई बेसिकली बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़, मेरा होम टाउन छत्तीसगढ़ में। 2000 में जब पार्टीशन हुई, ध्यान से सुनना है, तो ऐसा ना सब लोग बोलते थे, अब उस चीज को समझते, पहले तो छोटे छोटे थे, कि ना जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो छत्तीसगढ़ के पास रह गए इन डिवीजन, और ना मैन पावर या जो स्किल्ड लेबर थी वो कहां चली गई? मध्य प्रदेश में। ध्यान से सुनना है बात को। ऐसा ही हुआ यूपी और उत्तराखंड के साथ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला या जो टूरिज्म था वो सारा कहां चला गया? उत्तराखंड में। लेकिन जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ थी वो और जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ थी किसके पास रह गई? यूपी के पास। ध्यान से सुनना। अब बेचारा छत्तीसगढ़ या बेचारा यूपी जो कह रहा है कि भाई मेरे पास लोग तो बहुत हैं, लेकिन रिसोर्स तो लाओ जिसको मैं एलोकेट करूं। या छत्तीसगढ़ अगर गवर्नमेंट सोचे हो, कहे भाई मेरे पास रिसोर्स तो बहुत हैं, लेकिन मेरे पास वो स्किल्ड लेबर ही नहीं है जो इस नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 बातें पता चली। मैम कौन कौन सी 2 बातें? एक तो इनएप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या इनइक्वल, कि भाई हर जगह कोई एक जैसे रिसोर्स थोड़ी छुपे हैं कि हम सबको बराबर बांट दें। दूसरा, पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अगर आप यूपी का पर स्क्वायर किलोमीटर का डेंसिटी देखेंगे, इतना तो समझते हैं ना कि अगर आप यूपी की पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ उत्तराखंड। तो इसका मतलब पॉपुलेशन भी बराबर नहीं है। पहला क्या है? रिसोर्स में डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है। तीसरा, हमने कहा कि क्या होना चाहिए, ये है नहीं। आपने तो अभी कहा ना कि परफेक्ट एप्रोप्रिएशन के लिए परफेक्ट कंपटीशन चाहिए, वो है नहीं। आपको अभी तक 3 बातें पता चली। कौन कौन सी? कि भाई क्यों परफेक्ट एलोकेशन नहीं हो पाता? पहला तो भाई हर जगह पे अलग अलग लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। दूसरे, पॉपुलेशन। तीसरा, ये अब ध्यान से सुनना। आपने थोड़ा बहुत न्यूज देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट्स की सरकारें लोगों को फ्री में साइकिल और लैपटॉप बांट रही है। हाँ, यूपी की ही। चलो, ये हमारा अभी सेक्टर नहीं बेटा, ध्यान से। अब एक बात बताओ, अगर जिस स्टेट में, ध्यान से सुनना, अगर जिस स्टेट में मैक्सिमम यूथ को लैपटॉप बिना किसी पैसा खर्च करके मिल रहा है, तो क्या उनके लिए कभी लैपटॉप की डिमांड इमर्ज होगी?
बहुत सिंपल, अगर नहीं समझ आ रहा तो हम फिर से एकदम और शांति से बात करेंगे। सोचो जो चीज हमें मुफ्त में मिल रही हो, क्या हम कभी भी उसके लिए पैसा खर्चा करने की दिमाग में लाएंगे? नहीं लाएंगे। और जब तक हम पैसा खर्चा करने की दिमाग में नहीं लाएंगे तो क्या लोग उसे बनाने की सोचेंगे? बात समझ में आ रही है? फिर से बताऊं, ठीक लग रहा है? इसका मतलब मान लो कि हमें, आपने जैसे छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था 2 रुपए किलो चावल, ठीक है, 2 रुपए किलो चावल मिलेगा, तो क्या 2 रुपए किलो चावल हर फैमिली अफोर्ड कर सकती है? चाहे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन ही क्यों ना हो, कर सकती है। इसका मतलब अगर उनकी बेसिक नेसेसिटीज यहीं पे पूरी हो रही है तो क्या कभी वो ऊपर वालों के लिए डिमांड लाने देंगे? नहीं लाने देंगे। और अगर उस चीज की वहां डिमांड ही इमर्ज नहीं होगी तो क्या लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे? क्या नहीं। इसका मतलब कई बार कौन से गुड्स, फ्री एंड कलेक्टिव गुड्स मार्केट का एप्रोप्रिएशन खराब कर देते हैं। बताओ कर देते हैं या नहीं? अगर मान लो कोई ऐसी चीज जो गवर्नमेंट ने बना दी जिसको बहुत सारे लोग इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल डिमांड खत्म हो जाएगी। बोलो। और अगर इंडिविजुअल डिमांड खत्म हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर कभी इन्वेस्ट करने की नहीं सोचेगा। तो मैम हम ये पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द रीजंस व्हाई एलोकेशन फंक्शन फेल्स। हमें बताओ ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे परफेक्ट एलोकेशन हम अचीव नहीं कर पाते। पहला, रिसोर्सेज स्कैटर्ड है, इधर उधर फैले हैं। दूसरा, कहीं तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कहीं कम है। तीसरा, एलोकेशन फंक्शन चलाने के लिए परफेक्ट कंपटीशन चाहिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो काहे का परफेक्ट एलोकेशन। उसके बाद कई बार गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए फ्री और कलेक्टिव गुड्स भी मार्केट के एलोकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। क्या जो बात मैंने बोली वो सही है? उसके बाद मान लो कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको यूपी से बुलावा आए कि भाई आओ हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास फैक्ट्री है लेकिन काम करने को मान लेते हैं लोग नहीं है। तो ध्यान से सुनना, उत्तराखंड वाले बोलेंगे वहां बहुत गर्मी होती है, वहां बहुत पोल्यूशन है, हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं दिल्ली में। आज जो लोग बाहर से आते हैं पहाड़ी एरिया से वो सबसे पहले बोलते बहुत पोल्यूशन है यार, यहाँ पर गर्मी में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत होती है, हम नहीं सरवाइव। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब वो लोग अपने जोन से मूव करने के लिए तैयार नहीं है। इसको हम कहते हैं इमोबिलिटी ऑफ लेबर। क्या कहते हैं? इमोबिलिटी ऑफ लेबर। इसका मतलब जब लेबर अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह मूव करने को राजी नहीं होगी, भाई तो मैं कहां से एलोकेशन करूंगा? मेरे पास रिसोर्स है लेकिन लोग उसमें काम करने को राजी नहीं है। आपको पता है, मैं असली बात बता रही हूँ, अभी ना 1 महीने पहले मेरे हस्बैंड को ऑफर आया साउथ अफ्रीका जाने का 3 महीने के लिए ऑडिट के किसी काम से। तो उन्होंने ना ऑफर लेटर वो लेके आए, मना तो वो पहले ही करके आ चुके थे लेकिन ऑफर लेटर की कॉपी लेके आए। मैंने कहा जब आप मना करके आ गए तो क्यों लेके आए? बोले मैं उसमें तुमको एक क्लॉज दिखाना चाहता था इसलिए लेके आया हूँ। मैंने कहा क्लॉज क्या है? उन्होंने कहा देखो अगर इस 3 महीने के अंदर 2 बार तुम किडनैप हुए तो उसका रैंसम का पैसा कंपनी देगी, लेकिन अगर 2 बार से ऊपर हुआ तो तुमको खुद बियर करना पड़ेगा। हाँ एक्चुअली इसका मतलब, और मैं आपको बता दूं कैंपस में भी आईसीएआई में ऐसी कई कंपनीज आती हैं जो फ्रेशर्स को 20 लाख रुपए ऑफर करती हैं, लेकिन वो इस टाइप का क्लॉज वहां भी होता है कि महीने में 1 ही बार छुड़वाएंगे। देखो भाई बार बार का नाटक नहीं है, साल में कितना, उसके बाद चलो 2 महीने की छुट्टी दे देंगे और 10 बार हम छुड़वाएंगे, उसके बाद तुम देख लेना। तो ये क्या है? अगर बताओ क्या ऐसी जगह में लोग काम करने जाना चाहेंगे? नहीं।
इसका मतलब वहां के कितने भी रिसोर्सेज हो ऑटोमेटिकली अनएक्सप्लॉइटेड रह जाने हैं। अरे तुम लोग को मजाक लग रहा है कसम से भाई, बिल्कुल इसमें कोई भी मैंने फालतू के मतलब कुछ ऐड करके एग्जाम्पल बनाने की कोशिश नहीं की, दिस इज फैक्ट। हाँ 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 होती है भाई। अच्छा सुनो एक और बात, वो ऐसा नहीं कंपनी उठा लेती है खुद ही, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको पता है वहां के जो कंपनी के जो नए लोग आते हैं ना उनको सबसे पहले कहा जाता है सूट बूट नहीं पहनना है। मतलब जो बड़े से बड़े पोस्ट में जो लोग जाते हैं, ये बेसिकली आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा थोड़ी कि साउथ अफ्रीका में कुछ कोई काम ही नहीं करता होगा। एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड है वो ऑडिट करते हैं ऑयल माइंस वाला, तब ऑयल माइंस तो ऑटोमेटिकली इंटीरियर में होता है और वहां पे स्ट्रिक्टली लोगों को कहा जाता है कि आपको नए से कपड़े नहीं लाने हैं, आपके जो सबसे पुराने कपड़े हैं जिसमें आपको तक खुद ही ऐसा लगा कि लूटे पीटे टाइप के कि अब इसको उठा लेंगे तो क्या होगा यार। मतलब जितने ये फिक्स है, लोग अपनी गाड़ी से नहीं जाते वहां पे, क्या गाड़ी है इसके पास, इसका मतलब कुछ तो होगा ही, हाँ उठा लो तो ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल टाई वाई नहीं लगाना है कि लगे आप बड़े इंसान हो। तो इसलिए अगली बार कहीं भी बाहर का ऑफर हो तो ठीक से 2 बार पन्ने पड़ना है कि वो लोग कितनी बार तक छुड़वाएंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। चलिए देखिए हे भगवान सुनो, हर जगह पे कुछ लोकल असामाजिक तत्व होते हैं, ठीक है, जो वहां की नॉर्मल दिनचर्या को नहीं चलने देना चाहते हैं, वो लोग इस टाइप का इशू क्रिएट करते हैं। चलो हो गया भाई, वो हमारे उसका काम नहीं, मुझे सिर्फ एग्जांपल ये बताना था कि क्यों इमोबिलिटी हो सकती है कि भाई डबल पैसा मिलने के बावजूद हम क्यों अपनी जगह को छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहते। तो चलो लिख लो फटाफट एलोकेशन फंक्शन। अब ना अभी भी इन लोग को लग रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि 3 बार किडनैप हो ही जाएंगे, मतलब मान लो एक आध बार तो कंपनी दे ही देगी। भाई साहब पासपोर्ट वगैरह सब रख लेते हैं 3 महीने के लिए, ठीक है, और तुम सोचो एक बार किडनैप हो गए, कंपनी दे दी, अब मैं चलता हूँ, 2 बार होगा, हाँ 2 बनवा लेंगे। अब मैं रहने दो यार, कुछ अभी बोल दूंगी मैं फालतू। ये दो बनाने वाला कौन से स्टेट वाले लोग हैं, कहाँ बनता है 2 वाला? हाँ आधे बोले छत्तीसगढ़ में बनता है, देख लो छत्तीसगढ़ में बनता होगा 2, पता नहीं। रोल ऑफ गवर्नमेंट in order to maintain role of government in order to maintain economic stability. हाँ ए इज, भाई लिखो, किसी को भी अगर डाउट है तो लिखना है। ये फर्स्ट इज द एलोकेशन फंक्शन। रिसोर्स एलोकेशन refers to the way in which the available factor of productions are allocated with an intention to generate
maximum output through limited or scarce resources. For private sector, the resource allocation is characterized by market demand and supply, that is the price mechanism. क्या इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है? चलिए लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लेते हैं. प्राइवेट सेक्टर aims to allocate the resources where maximum profit can be generated through कस्टमर्स फ्रीडम ऑफ चॉइस. इसका मतलब जहाँ पे कस्टमर पैसा ज़्यादा देने को तैयार है, वहीं पे ही हम चीज़ों को एलोकेट करने के लिए भी तैयार हैं. मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है. फिर यहाँ लिखा ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड द स्टेट्स एलोकेशन, the state allocation is governed by the revenue and expenditure model by the government. अब ब्रैकेट में इसके बारे में लिख लेते हैं. That is government plan to allocate the resources with an intention to provide benefits to maximum portion of society. Therefore, in real world, resource allocation is both market determined as well as government determined. उसके बाद दूसरा पॉइंट, in resource allocation, the government needs to analyze
from where the funds needs to be raised and for whom the funds need to spend. That is the areas which needs to be taxed, taxation policies for each area, and the portion for whom the fund needs to be invested. Efficient or perfect allocation of resources is assumed to take place in perfect competition. Which does not exists in reality. Some of the factors responsible for inappropriate resource allocation are as follows. पहला ये है कि imperfect competition or monopoly, which may lead to either underproduction or overproduction of goods. B is inappropriate distribution of resources, unequal distribution of population, immobility of labor, ऊपर वाली शीट बची किसी की ये, that causes unemployment. अच्छा बताओ क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसका मतलब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनयूटिलाइज्ड है, और अगर फैक्टर अनइक्वल कर दो लो, ठीक है, उसके बाद अगर इसका मतलब वी कैन नेवर अचीव द मैक्सिमम आउटपुट. हो गया बेटा, ये किसी ये बचा है अभी भी, मैं ज़्यादा ही तेज लिख रही हूँ क्या?
हो गया यार कई लोग। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड लास्ट इज, लास्ट के दो और बातें लिखेंगे। हमने कहा फ्री और ऊपर वाली शीट हो गई कि बची है? हो गई। और कलेक्टिव गुड्स कैन हैम्पर द डिमांड ऑफ प्राइवेट गुड्स and the last one, externalities। इसका मतलब अभी देखेंगे, वैसे चैप्टर नंबर जो यूनिट 2 में विच कैन नॉट बी, पूरा का पूरा एक्सटर्नैलिटीज का एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन बता दूंगी मैं अभी। ऐसे ही 3 फंक्शंस हैं जिसमें से एक आज के लिए बस इतना ही, वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन मुझे जो इसमें से जो शब्द है उनको क्लैरिफाई करने दीजिए पहले, देन विल गो फॉर, इफ वील गो फॉर द नेक्स्ट वन देन। रुक ज्यादा हो रहा है क्या? मुझे मालूम है आपका बच्चा है लिखना। व्हाट इज द एलोकेशन फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी? ये इस बार के एग्जाम का सवाल है। कितने नंबर के लिए? अच्छा सुनो, तो 2 नंबर का सवाल है, इसका मतलब ये आपसे ये नहीं पूछा क्यों नहीं हासिल कर सकते, क्या नहीं हासिल कर सकते। आप उनको सिर्फ ये बताएंगे देखो भाई हमारा इंटेंशन क्या है, और प्राइवेट वाले क्या सोच के पैसा लगाते हैं और गवर्नमेंट वाले लोग क्या सोच के पैसा लगाते हैं, उतना हमारे लिए बहुत है। अच्छा मुझे इसको थोड़ा ठीक कर देना चाहिए। डन। चलो अब एक नया शब्द यहां पे देख लो, एक्सटर्नैलिटीज। बेटा प्लीज, वैसे तो हमें यूनिट 2 में पॉजिटिव, नेगेटिव, कंजम्पशन, प्रोडक्शन सबकी एक्सटर्नैलिटीज पढ़नी है, लेकिन अगर एक शब्द में इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो क्या है, ध्यान से सुनना है। अब जैसे आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाजू वाला बंदा आपको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसा फैक्टर है जो ना चाहते हुए भी आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी ना चाहते हुए भी आपके प्रोडक्शन पे, आपके कंजम्पशन पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव असर डालते हैं। यूजुअली जो एक्सटर्नैलिटीज हैं वो नेगेटिव टर्म होती है। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट, जैसे मान लो कि हमने बहुत सारा प्रोडक्शन बहुत मन लगा के, जैसे हमने प्याज उगाए हैं, ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई प्याज तो इतना ज्यादा हो गया है कि हम ना चाहते हुए भी हमें तुम्हें कम से कम दाम देने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बस में नहीं है लेकिन फिर भी हमारे काम खराब करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सटर्नैलिटीज। बोलो ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट से बेस्ट जगह पे यूज करना जिससे मैक्सिमम आउटपुट आ सके। रिसोर्स एलोकेशन, कोशिश होगी कि प्राइवेट सेक्टर की, कि जहां पैसा अच्छा मिल रहा हो वहां इन्वेस्ट करे। पब्लिक सेक्टर, जैसा कि आप कलेक्टिव गुड्स देख के आप समझ गए कि अच्छा इंटेंशन क्या है, कि भाई ऐसा कुछ करना जिससे एक बार इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग
अब जैसे अब आरओज होते हैं टाउन्स में, सिटीज में, अगर हम थोड़ा और बहुत इंटीरियर विलेज में जाएं तो गवर्नमेंट क्या करती है, पानी के लिए एक हैंडपंप लगा देती है। वो क्या कलेक्टिव गुड्स है, इसका मतलब एक हैंडपंप के खर्चे में वो कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोग उससे बेनिफिट पा सकें। तो अगर ऐसा कुछ करेगी गवर्नमेंट तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, घटती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर अफेक्ट हो सकता है। बोलो ठीक है। तो टुमारो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टू फंक्शंस, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। दुबे सर ने स्पेशली बोला था 1:45 से पहले छोड़ देना, मुझे 2 बजे स्टार्ट करना है। टैक्स की क्लास बोले 2 बजे से स्टार्ट कर